हेलो वंस अगेन। क्लास लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड या वी हैव कंप्लीटेड विद रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट का कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज मैं उसको ज़्यादा छेड़ता नहीं, हमारा एक क्लास बाद यानी कल मैं उस पर और वापस डिस्कशन करूंगा। आज हम थोड़े से एक नए कंसेप्ट नए प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं जो बेसिकली हमारे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। तो आ जाओ पढ़ते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे कोई लिखेगा नहीं, कंसेप्ट है, समझने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। इस पे हो सकता है कि हाँ हाँ बोल। और लिंक से लॉगिन नहीं हो रहा है उसका, उसको बोलना ग्रुप चेक करे, मैंने आईडी डाल देनी है अभी उसमें। चलिए, अब मेरे को एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हमारे को जो कंसेप्ट समझना है वो क्या क्या है। सबसे पहला, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग या मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आई एम वेटिंग। हाँ, मेथड्स या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपको जवाब दोगे करके। एनीवन? अ वाइल्ड गेस? हाँ, कीर्ति बोलो। नहीं, नीचे कर दिया, ठीक है। देर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग या रादर टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। एक सिस्टम है अक्रूवल सिस्टम और एक सिस्टम है कैश सिस्टम। आप बोले हाँ ऐसा कुछ सुना सुना है। एक ने ये लिखा है सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। नहीं बेटा, वो अलग चीज़ है। कैश सिस्टम एंड अक्रूवल सिस्टम, ऐसे दो सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग है। कैश सिस्टम एंड अक्रूवल सिस्टम। कैश सिस्टम एंड अक्रूवल सिस्टम को बता सकता है कि कैश सिस्टम अक्रूवल सिस्टम में फर्क क्या है? कैश सिस्टम एंड अक्रूवल सिस्टम, देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, वन इज कैश सिस्टम एंड अदर इज अक्रूवल सिस्टम। क्या है दोनों में फर्क? बेटा आज का थोड़ा थ्योरी लेक्चर है, आप इंटरैक्टिव नहीं रहोगे तो बोर हो सकता है। कैश सिस्टम अक्रूवल सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय कैश सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूवल सिस्टम? ट्राई तो करो। हाँ, ठीक है। एक आंसर मैं इसके पढ़ रहा हूँ, मैंने सही गलत नहीं बोला बेटा अभी। हाँ, मैं कर रहा हूँ, डिस्कस करता हूँ। एक आंसर जो चैट बॉक्स में है, इन अक्रूवल सिस्टम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, ठीक है। एंड अक्रूवल सिस्टम में फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड करते हैं, मोटा मोटी। ठीक है, आप बोलना जो कुछ चाह रहे हो, लिख कुछ दे रहे हो, मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपको समझा है वो। बेसिकली सिंपल है। कैश सिस्टम अक्रूवल सिस्टम की बात करूँ तो कैश सिस्टम रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? कैश सिस्टम, सॉरी उल्टा बोल दिया। अक्रूवल सिस्टम रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन, अक्रूवल सिस्टम रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस whether they are cash or non cash, यानी all transactions are recorded whether they are cash or non cash। मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी इज्जत देते हैं यहाँ पे। कौन से ट्रांजैक्शंस को भी इज्जत देते हैं यहाँ पे? क्रेडिट। बेटा मैंने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? कैश और नॉन कैश। नॉन कैश मतलब जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होती है वो अक्रूवल सिस्टम में रिकॉर्ड की जाती है, वो अक्रूवल सिस्टम में रिकॉर्ड की जाती है। वेयर एज कैश सिस्टम रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन। कैश सिस्टम्स में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है। अक्रूवल सिस्टम रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन, इसने कहीं भी भेदभाव नहीं रखना, ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। और कैश सिस्टम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। अक्रूवल सिस्टम का एक और नाम होता है मर्चेंटाइल सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम बोलते हैं। अक्रूवल सिस्टम के दो दूसरा नाम क्या हो सकता है? मर्केंटाइल सिस्टम। एग्जाम में कोई भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। कैश सिस्टम, अक्रूवल सिस्टम, अक्रूवल सिस्टम का दूसरा नाम है मर्केंटाइल सिस्टम। और अक्रूवल सिस्टम में ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड आइदर कैश और नॉन कैश। सर इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखो,
ट्रांजैक्शन पढ़ना अपनी जगह नहीं, डेफिनेशन पढ़ना अपनी जगह, एग्जाम्पल से समझते थोड़ा और मज़ा आ जाएगा। एक कैश सिस्टम है, अक्रूवल सिस्टम है, ट्रांजैक्शन है, सैलरी पेएबल ₹10,000 टू मोहन, दोनों में सेम ही ट्रांजैक्शन है। पहले हम एक काम करते हैं, अक्रूवल सिस्टम निपटा देते, फिर कैश सिस्टम पे आते हैं। अक्रूवल सिस्टम में क्या होगा पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है सैलरी पेएबल ₹10,000 टू मोहन, हम 2 दिन से ये पढ़ रहे हैं, सैलरी पेएबल ₹10,000 टू मोहन। हेल्प मी विथ इट, क्या क्या एंट्री होंगी, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। एनालाइज किया, सैलरी नाम का खर्चा हुआ, पे कर दिया कि पेएबल है, पेएबल है। किसको पेएबल है ये, मोहन को पे करना बाकी है। किसको पे करना बाकी है हमारे को ये पैसा, मोहन को। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, चैट पे लिखिए, फटाफट चैट पे लिखिए क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। सैलरी, हाँ एक जवाब आ गया मेरे को, सैलरी, कैश, मोहन। किसी को इसके अलावा और अकाउंट लगता है तो बोलिए। सैलरी, कैश, मोहन, मोहन। एक जन ने आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा है। बेटा यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी में लिख भी दूं बट वो एलिमिनेट हो जाएगा। चलो आपकी आपकी खुशी के लिए एक बार लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाँ, और आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी पेएबल एक ही चीज़ है, मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। और बोलो, और कौन से अकाउंट पॉसिबल है, बस ना। सैलरी कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नॉमिनल है। कैश रियल है, मोहन पर्सनल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों पर्सनल है, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ दैट पर्सन जिसको सैलरी आउटस्टैंडिंग है, यानी यहाँ मोहन। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे। पेएबल होने की वजह से सबसे पहले कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, कैश। पेएबल होने की वजह से कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो गया, कैश। बचे सैलरी, मोहन और आउटस्टैंडिंग। मतलब मोहन और आउटस्टैंडिंग सैलरी ये दोनों अलग अलग अकाउंट है कि एक ही अकाउंट के दो नाम है, बराबर है। ये दो अलग अलग अकाउंट है कि एक अकाउंट के दो नाम है, बेटा बोलो। सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी और मोहन, ये दो अलग अलग अकाउंट है कि एक अकाउंट के दो नाम है। हेल्प मी विद दैट, ये एक अकाउंट के दो नाम है, तो दोनों में से आप कोई भी एक अकाउंट रखो, काम चल जाएगा। आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा सही है, मोहन यूज़ करना ज़्यादा सही है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, मोहन ना। बेटा जब नाम पता है तो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट में क्यों जाना, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट तब यूज करते जब नाम नहीं पता हो। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये डिस्कस किया था, नाम नहीं पता है तो वी आर गोइंग टू यूज रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। नाम पता है तो अननेसेसरी रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज करके क्यों चीजें कॉम्प्लिकेटेड करना। दैट इज वाई जिन्होंने मेरे को आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के दिया था, दिव्या बेटा आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी एलिमिनेट कर देंगे। वाई, क्योंकि नाम पता है। नाम नहीं पता रहता या ग्रुप होता तो मैं रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज किया रहता, यहाँ नाम पता है तो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो बचे कौन से अकाउंट, सैलरी और मोहन। सैलरी नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंट्री हो जाएगी आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट, बिकॉज खर्चा है, पहली लाइन में इज्जत देंगे। मोहन क्या बन गया यहाँ पे, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। उसने अपनी सर्विसेज उधारी में दिया है, इसीलिए तो सैलरी पेएबल है। गिवर ऑफ उधारी को दे देंगे इज्जत हम सेकंड लाइन में, गिवर ऑफ उधारी को इज्जत दे देंगे सेकंड लाइन में, क्या नाम से लिख देंगे हम, टू मोहन अकाउंट। आई होप दिस वॉज क्वाइट सिंपल, समझा यहाँ तक कि कैसा करना था। हम 2 दिन से ये ट्रांजैक्शन, 2 दिन नहीं रादर, हाँ 2 दिन हो गए ऐसे ही ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं। बट बेटा अगेन बता दूं, मैंने आपको एक्सपेंसेस पढ़ाया है, मैंने सैलरी नहीं पढ़ाया। नाम चेंज हो जाता, रेंट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, रेंट टू मोहन हो जाता अगर पेएबल रहता तो। आएंगे जब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले कुछ अराउंड मेरे 12 लेक्चर्स होते हैं जो हमारे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग पे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको भर भर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस अलग से करवाऊंगा, दैट विल बी डिफरेंट थिंग। जर्नल पे कंट्रोल लाएंगे क्योंकि फाउंडेशन में एक आध दो बार ऐसा भी हुआ है कि दे हैव आस्क यू जर्नल क्वेश्चन, डायरेक्टली जर्नल क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। चलो बढ़ता हूँ आगे। अगला क्या है, सैलरी पेड ₹10,000 टू मोहन, 10,000 रुपये मोहन को हमने सैलरी पे कर दी, 10,000 रुपये मोहन को हमने सैलरी पे कर दी। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो 10,000 रुपये मोहन को हमने पे किया, ये कोई नया खर्चा इनकर्ड हुआ है कि पुराने खर्चे का पेमेंट है, बराबर है, पुराने खर्चे का पेमेंट है। ओल्ड एक्सपेंसेस आर पेड। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ओल्ड पुराने खर्चे अगर हमने पे किया, इन्हें कैसा था, सिंपल जो हम एग्जाम्पल लेते थे, ये अगर 30 अप्रैल को खर्चा हुआ है तो हमने अगले महीने की 5 मई एग्जाम्पल के तौर पे 5 मई को हमने ये पैसा पे किया है। थोड़ा सा लाइन बढ़ा देता हूँ मैं उसके बीच में। हमने पेमेंट कब कर दी उसको, 5 मई को। पेमेंट कब कर दी हमने उसको, 5 मई को। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जब हमने 5 मई को उसको भाई साहब को पैसा दिया,
तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे जब हमने 5 मई को पैसा दिया? बोलो फटाफट लिखो चैट बॉक्स में, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे जब हम 5 मई को पैसा दे रहे हैं? सैलरी कैश मोहन, चलो एक 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 नाम मुझे मिले, सैलरी कैश मोहन, ठीक है। और कोई अकाउंट लगता है आपको? कैश मोहन, कैश मोहन, कैश मोहन, ठीक है। सैलरी एलिमिनेट करके डायरेक्ट अकाउंट आप बोल रहे हो, कोई नहीं, मैं लिख के एलिमिनेट कर दूंगा, चलता है। जिनको अब समझ में आने लगा है वो शॉर्टकट यूज़ करना चालू किए, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट समझ में आया, आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो, ज़रूरत नहीं थी ना। सैलरी कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? सैलरी अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? सैलरी। क्यों? क्योंकि कोई नया खर्चा है कि पुराने खर्चे का पेमेंट है? परफेक्ट, पुराने खर्चे का पेमेंट है। बचे मोहन और कैश। मोहन क्या बन जाएगा? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। मोहन क्या बन जाएगा बोलो बेटा? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। और रिसीवर ऑफ रीपेमेंट को कहाँ इज्जत दे देंगे? फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। तो ये हो जाएगा आपका मोहन अकाउंट डेबिट। क्या हो जाना है इसका? मोहन अकाउंट डेबिट। और अपना ये जो है कैश आया या गया? गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये क्या हो जाना है? टू कैश अकाउंट। कितना हो जाएगा ये? 10,000। तो एंट्री विल बी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप ये समझिए। दिस वॉज क्वाइट सिंपल वन, ये हमने कल से पढ़ी है। अब आ जाओ कैश सिस्टम पे बात करते थोड़ा सा। कैश सिस्टम अभी हमने देखा, कैश सिस्टम रिकॉर्ड वनली कैश ट्रांजैक्शन। कैश सिस्टम रिकॉर्ड वनली कैश ट्रांजैक्शंस। कैश सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं? जो कैश के होते हैं, जो काय के होते हैं? हमारे कैश के, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, सैलरी पेएबल ₹10,000 टू मोहन। अब हम कैश सिस्टम में, अक्रूवल बाजू में रखो, अब हम कैश सिस्टम में सैलरी पेएबल है। सैलरी पेएबल है मतलब मैंने पे कर दिया है कि करना बाकी है? बाकी है। तो कैश सिस्टम में इसको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? चैट बॉक्स पर कमाओ, हरी फटाफट। कैश सिस्टम में इसको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? नो 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 नो, बराबर है। हम इसको कैश सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब बेसिकली ये वाला जो ट्रांजैक्शन है जहां पे लिखा हुआ है सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल है, क्या हो गया, जहां लिखा है कि सैलरी पेएबल है, तो सैलरी पेएबल कैश सिस्टम में इट विल बी नो एंट्री। कैश सिस्टम में क्या हो जाना है इसने? नो एंट्री। वेयर एज अगला ट्रांजैक्शन, अब जरा ध्यान देना, अगला ट्रांजैक्शन सेम, सैलरी पेड ₹10,000 टू मोहन। सैलरी अभी हमने मोहन को 10,000 रुपये पे कर दिया। अब मेरे को एक चीज सवाल का जवाब दो, क्या सैलरी पेड ₹10,000 टू मोहन इसको हम रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? सैलरी पेड ₹10,000 टू मोहन, कम ऑन हरिया बोलो, चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। यस 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 यस, ऐसा है। मैं बताओ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे अगर रिकॉर्ड करेंगे? तो यस रिकॉर्ड करेंगे। पेड है, पेड है, पेड है मतलब यहाँ पे कैश आया है, कैश आया तो कैश सिस्टम में इज्जत है। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? क्या क्या? सैलरी कैश मोहन, चलो एक जवाब मुझको मिला है, सैलरी कैश मोहन। और इसके अलावा और कोई अकाउंट लगता है किसी को तो वो लिखो। हाँ, सैलरी कैश मोहन, सैलरी कैश मोहन, कैश सैलरी मोहन, कैश मोहन सैलरी, ठीक है बेटा भाई। बेसिकली ये 3 अकाउंट पॉसिबल रहेंगे यहाँ पे। सैलरी कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नॉमिनल कैश रियल मोहन पर्सनल, ठीक है बाजू में ही लिखा है, मैं मान लेता हूँ ये आपको आता है। अब सैलरी कैश और मोहन, सैलरी नॉमिनल, कैश रियल, मोहन पर्सनल। अब दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। चैट बॉक्स में आई एम वेटिंग। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करूँ? रखो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करूँ। दो जवाब दो। मोहन 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 मोहन। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने मोहन लिखा है। किसी को ये नहीं लगता कि सर सैलरी एलिमिनेट कर दो? किसी को अगर लगता है सैलरी एलिमिनेट करो, हाँ एक का जवाब आया, कार्तिक का जवाब आया सर सैलरी एलिमिनेट करो। लगता है बेटा, झूठ नहीं बोलना। जिनको लगता है बोल दो। क्या है, अगर आप नहीं बोलोगे ना तो मुझे लगेगा आप सबको समझा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और किसी को नहीं लगता कि सैलरी एलिमिनेट कर देना चाहिए? क्योंकि सर
यहाँ इसके पहले जब आपने अक्रूवल में रिकॉर्ड किया था तो सैलरी एलिमिनेट किया, यहाँ भी सैलरी एलिमिनेट कर दो। सेम मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश ये एंट्री होनी चाहिए। एक और जन आया, स्नेहल का जवाब आया कि सर सैलरी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। और किस किस को लगता है कि सैलरी एलिमिनेट होना चाहिए? क्योंकि जिन लोगों को लगता है मोहन, वो बिल्कुल ही अनडाउटेबली विदाउट एनी मिस्टेक, यानी सवाल ही नहीं रहना चाहिए दिल में, बताता हूँ आगे कि वो सही है या गलत। बट मैं, अरे अभी भी किसी ने जवाब, बस दो ही लोगों को लगता है कि सैलरी एलिमिनेट करो। देखो बेटा, जब हमने ये वाले ट्रांजैक्शन में सैलरी को एलिमिनेट किया था, अक्रूवल सिस्टम में जब हमने सैलरी को एलिमिनेट किया था, हमने क्या बोला था कि सैलरी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। सैलरी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो नया खर्चा नहीं है, पुराने खर्चे का पेमेंट है। अक्रूवल सिस्टम में हम क्या बोलते थे, ये नया खर्चे का पेमेंट है कि पुराना खर्चे का पेमेंट? पुराना खर्चा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसका पेमेंट है। खर्चा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और उसका पेमेंट है। वेयर एज कैश सिस्टम में ये खर्चा मैंने अब तक रिकॉर्ड किया कि पहली पहली बार रिकॉर्ड होने वाला है। खर्चा अब तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो क्या सैलरी नाम का खर्चा ऑलरेडी बुक था कि पहली बार रिकॉर्ड होने वाला है? पहली बार रिकॉर्ड होने वाला है। खर्चा अब तक के बुक किया हुआ नहीं था, खर्चा अब तक के बुक पहली पहली बार खर्चा बुक होने वाला है। तो खर्चा अकाउंट एलिमिनेट हो ही नहीं सकता, खर्चा अकाउंट तो रखना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी नाम का खर्चा हुआ जो अब तक के बुक नहीं हुआ। तो खर्चा बुक हुआ नहीं तो खर्चे को तो इज्जत देनी पड़ेगी ना। सैलरी नाम का खर्चा है, खर्चा अब तक के बुक हुआ नहीं, तो खर्चा अकाउंट तो पक्का रहेगा। खर्चा एलिमिनेट नहीं कर दोगे, क्योंकि क्या होगा अगर आपने खर्चा एलिमिनेट कर दिया, बच के कैश और मोहन, वो ऐसे दिखने लग जाएगा कि आपने मोहन को उधारी दे दी, जबकि आपने मोहन को उधारी दी है कि मोहन को सैलरी दी है। अगर मैं मान लो सैलरी एलिमिनेट कर देता हूँ, जिन स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर सैलरी एलिमिनेट कर दो तो कैश और मोहन बचेगा, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इज्जत मिल जाएंगी दूसरे अकाउंट में, दूसरी लाइन में, और मोहन बन जाएगा रिसीवर, और रिसीवर को डेबिट कर दोगे तो एंट्री क्या बन जाएंगी, वो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, मोहन रिसीवर हो गया, जेब से पैसा गया, मोहन बन जाएगा रिसीवर ऑफ उधारी, जबकि मोहन को हमने उधारी दी है कि सैलरी दी है। ये गलत हो जाएगा। वेयर एज सर बाजू के ट्रांजैक्शन में मोहन टू कैश क्यों सही है, क्यों सही है, क्यों सही है? क्योंकि पहले मोहन क्रेडिट हुआ, फिर डेबिट हो गया, तो मोहन मोहन कैंसिल हो गया। मैंने पहले मोहन पे उधारी चढ़ाई थी बाजू में, फिर बाद में मोहन को उधारी रीपे की, इसलिए वो सही है। बट यहाँ वो लॉजिक नहीं लग सकता, क्योंकि पहले कभी खर्चा बुक हुआ ही नहीं, खर्चा ही पहली बार हो रहा है, खर्चा ही पहली बार हो रहा है। इसीलिए हम सैलरी को इज्जत देंगे, क्योंकि खर्चा हमने ऑलरेडी बुक किया कि खर्चा पहली पहली बार बुक हो रहा है। यहाँ खर्चा पहली पहली बार बुक हो रहा है, इसलिए सैलरी को इज्जत देंगे। समझा क्या दोनों में डिफरेंस? बेटा जो दो स्टूडेंट्स ने सैलरी एलिमिनेट कर देंगे ऐसा बोला, मैं उनसे पूछना चाहूँगा आपको समझा क्या? सैलरी एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि खर्चा पहली बार है, खर्चा ऑलरेडी बुक हुआ है क्या? कार्तिक, स्नेहल, अगर आपको समझाए तो एक बार यस लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ठीक है, तो खर्चा एलिमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि खर्चा पहली बार बुक होगा। तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करेंगे? पे किया है तो कैश भी रहेगा, बेसिकली यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा मोहन बाय अप्लाइंग द लॉजिक। जिसको पैसा दे देते, जिससे पैसा ले लेते, हम उसको याद नहीं रखते, उसको हम याद नहीं रखते। बिग बाजार एंड WNG, ठीक है। बचे कौन से अकाउंट? सैलरी और कैश। सैलरी नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 10,000। अब 2 मिनट, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ। आपको एंट्रीज सिर्फ ये दिखना चाहिए कि लिखी कहाँ है, नहीं पढ़ते नहीं आ रही तो भी चलेगा, एंट्रीज कहाँ कैसी लिखी है एक बार वो समझ लो। ठीक है, अक्रूवल सिस्टम, कैश सिस्टम, दो सिस्टम है हमारे पास, अक्रूवल सिस्टम, कैश सिस्टम। अक्रूवल सिस्टम, कैश सिस्टम, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो अल्टीमेटली इन दोनों को जब आप कंपाउंड कर दोगे, इन दोनों एंट्री को कंपाउंड करोगे तो क्या होगा, मोहन और मोहन कैंसिल हो जाएगा, तो वहां भी अल्टीमेट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी सैलरी अकाउंट डेबिट, है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होने वाली है। वहां भी एंट्री क्या होंगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ भी एंट्री वही हुई है, सैलरी टू कैश। दोनों में इफेक्ट अलग अलग आए कि सेम ही है? एट द एंड जब मैं 5 मई के बाद अगर पोजीशन चेक करूँ, अगर मैं यहाँ पोजीशन चेक करूँ तो दोनों के इफेक्ट्स अलग अलग आ रहे हैं कि दोनों के इफेक्ट सेम ही आ रहे हैं? सेम ही आ रहे हैं। बट दोनों में से अच्छा सिस्टम क्या लग रहा है आपको? कैश सिस्टम ज़्यादा बेहतर है कि अक्रूवल सिस्टम ज़्यादा बेहतर है? चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग। दोनों में से कौन सा सिस्टम ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? कैश सिस्टम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अक्रूवल सिस्टम ज़्यादा अच्छा लग रहा है? अक्रूवल, 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 कैश सिस्टम, अक्रूवल, कैश सिस्टम,
बोथ बेटा, अच्छा तो एक ही हो सकता है ना, दोनों कैसे? अक्रूवल अक्रूवल कैश, बस ठीक है। देखो, जिन स्टूडेंट्स को लगता है अक्रूवल वो भी सुनो, जिनको लगता है कैश वो भी सुनो, जिनको लगता है बोथ वो भी सुनो। देखो बेटा, होता क्या है, अगर आप 5 मई को खड़े हो ना तो आपको दोनों सिस्टम में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। बट अगर आपको पोजीशन चाहिए 3 मई की, आप 3 मई को खड़े हो, यहाँ पे ये देखो, ये खड़े हो, आप घूर रहे हो, हुआ क्या है देख रहे हो, आपको क्या लगता है 3 मई को ज़्यादा अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलने वाली है, कैश सिस्टम में या अक्रूवल सिस्टम में? जब मैं 3 मई की बात करूंगा और कैश सिस्टम को देखूंगा, तो वो जो ब्लैक लाइन मैंने ऊपर वाला ब्लैक लाइन खींचा है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अगर मैं 3 मई को ये यहाँ खड़े होकर अगर मैं पोजीशन देखूंगा और मैं ऊपर देखता हूँ, इस ऑरेंज लाइन के अगर मैं ऊपर देखता हूँ, तो मेरे को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, कैश सिस्टम में या अक्रूवल सिस्टम में? अक्रूवल सिस्टम देख के पता चल रहा है ना, सैलरी नाम का 10,000 रुपए का खर्चा हुआ है जो मोहन को पे करना बाकी है। सैलरी नाम का 10,000 रुपए का खर्चा हुआ है जो मोहन को पे करना बाकी है। वेर एज कैश सिस्टम में अगर आप देखोगे तो कैश सिस्टम में एंट्री नो एंट्री करके लिख के रखा है। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल पा रही है, अक्रूवल सिस्टम से मिल पा रही है कि कैश सिस्टम से मिल पा रही है? अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो मिलती होगा, मैं ये नहीं बोल रहा लास्ट में तो सारी इन्फॉर्मेशन एक जैसी मिल रही, सैलरी नाम का खर्चा जेब से पैसा गया, सैलरी नाम का खर्चा जेब से पैसा गया, लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अप टू डेट रोज अगर मैं चेक करना चाहूँ तो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है? अक्रूवल सिस्टम में ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि कैश सिस्टम में? जवाब दो, कौन सा सिस्टम में ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल पाता है, अक्रूवल या कैश? अक्रूवल में। कौन सा सिस्टम में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमारे को? अक्रूवल। तो आपको नहीं लगता दोनों में से ज़्यादा बेहतर मेथड जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, अक्रूवल मेथड ज़्यादा अच्छा है कि कैश मेथड ज़्यादा अच्छा है? अक्रूवल मेथड ज़्यादा अच्छा है। जिन बच्चों ने कैश सिस्टम बोला था, आपने कैश सिस्टम क्यों बोला सर, कितना आसान है, वहाँ दो दो एंट्री पास करनी पड़ रही, यहाँ एक एंट्री में काम हो रहा, तो इजी है ना, एक एंट्री काम खत्म। नहीं, इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग के हमारे लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों मेथड में मैं बात करूँ तो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको कौन सी मेथड से मिलती है? अक्रूवल। तो ज़्यादा अच्छा मेथड हमारे लिए कौन सा है? अक्रूवल। दोनों मेथड में से ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा हो जाएगा हमारे लिए? अक्रूवल। आई होप ये समझा है, डिफरेंस बिटवीन कैश सिस्टम एंड अक्रूवल सिस्टम समझा है। कैश सिस्टम रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, इसलिए जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन था उसने रिकॉर्ड नहीं किया, कैश ट्रांजैक्शन था तब रिकॉर्ड किया। वेयर एज अक्रूवल सिस्टम रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन, आइदर इट इज कैश और नॉन कैश, या क्रेडिट भी आप बोल सकते हो, चाहे कैश रहे चाहे नॉन कैश रहे, वो सारा ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करता है। दोनों में से बेस्ट मेथड है अक्रूवल सिस्टम, और अक्रूवल सिस्टम अच्छा होने की वजह से इट इज़ वन ऑफ द बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स। ये अक्रूवल सिस्टम क्या है हमारा? बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स है। बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स क्या है मैं बताता हूँ, बट आई होप यहाँ तक समझा है कि हमने क्या देखा, कौन सी दो मेथड है, कैश सिस्टम एंड अक्रूवल सिस्टम, कैश सिस्टम एंड अक्रूवल सिस्टम। जमता? कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज इसको लिखना शुरू करो। पहले ये चार्ट बना लेना, देखो सिंपल है चार्ट बनाना, अक्रूवल सिस्टम कैश सिस्टम, और ये अक्रूवल सिस्टम के नीचे ही उसका एग्जाम्पल लिख लेना जो बाजू में लिखा हुआ है। अक्रूवल के नीचे ही उसका एग्जाम्पल लिख देना, कैश के नीचे ही उसका एग्जाम्पल लिख देना, जो ये जर्नल एंट्रीज लिखी हुई है ना वो उसी के नीचे लिख लेना, ये सब की ज़रूरत नहीं है। लिख लो इसको, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो आप लोग।
दो जन का लिख के हो गया है, डन डन लिख के आ गया है। जिनका हो जाए लिख के वो फटाफट डन डन लिख देना ताकि हम आगे बढ़ सके। डन सर, डन सर, डन डन। फर्स्ट पार्ट हो गया लिख के। कोई एग्जांपल्स दिखा दूं? कोई है जो लिख रहा है, ये फ्लो चार्ट बना रहा है अभी भी? नहीं ना, चलो। उसके नीचे ये एग्जांपल लिख लो, अक्रूवल सिस्टम का एग्जांपल, कैश सिस्टम का एग्जांपल। साथ साथ में लिखते चलो, अक्रूवल उसके बाजू में कैश। डन डन डन। अगर ये लिख के हो गया है तो नीचे कर रहा हूं मैं, लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो भी लिख लो। चलो हो गया है लिख के? कि कोई लिख रहा है तो आवाज करे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए आ जाइए। क्या अभी मैंने एक छोटा सा डिस्कशन किया था, बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स। बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय अजम्पशंस? अजम्पशंस मतलब क्या होते हैं? अजम्पशंस, बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंट। अजम्पशंस का मतलब कोई बता सकता है क्या? अजम्पशंस का मतलब होता है मान के चलना। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है? मान के चलना, मान के चलना। राइट नाउ यू आर इन सीए फाउंडेशन, अभी आप सब सारे बच्चे सीए फाउंडेशन के हो। तो जब मैं क्लासेस कंडक्ट करवा रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ सीए फाउंडेशन में आने से पहले आपने 10th क्लियर किया है, 12th क्लियर किया है, तो आपको बेसिक्स नॉलेज है मैथ्स का। मैथ्स आता है, 2+2 बोलूँ वो सिखाना नहीं पड़ेगा बेटा, एक दो 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 में दो उंगली जोड़, अब उंगलियां, ये सिखाना पड़ेगा क्या मुझे? ये मैं मान के चल रहा हूँ कि यू हैव अ नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, प्लस माइनस डिवाइड। तो ये अजम्पशन है। तो मैंने कभी आपको बैठ के पहले दिन से मैथ्स पढ़ाना चालू नहीं किया। बट हाँ, अजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे डाउट नहीं पूछ सकते। अगर आपको नहीं आता सर 2+2 कैसे करते, आप पूछो, मैं बताऊंगा।
बट अननेसेसरी अब हम उसमें 10 बार सवाल पूछे कि आपको 2+2 आता है क्या, और मैं समझाने लगूँ सिखाने लगूँ, इसमें समय खराब करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अजम्पशन मेरा ये है कि आप 10th क्लियर करके आओ तो आपको मैथ्स तो आता है, आपको थोड़ा बहुत जो बेसिक मैथ्स हमारे अकाउंटेंसी के लिए चाहिए उतना आता है, दैट्स इट। दिस इज वन ऑफ द अजम्पशन, दिस इज वन ऑफ द अजम्पशन। जैसे मैंने फाउंडेशन का क्लास शुरू किया था, मैंने पहले दिन अजम्पशन मान लिया था कि आपको अकाउंट्स नहीं आता, इसलिए मैं बेसिक से थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। वो मेरा अजम्पशन था, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको लगता है कि आपको आता है, मैं मेरे हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ नहीं आता है। जहाँ मुझे फील आता है कि आपको ये टॉपिक आ रहा है, मैं स्पीड भी बढ़ा देता हूँ। बट पहला मेरा प्रायर अजम्पशन क्या है कि आपको नहीं आता, तो इस वजह से हम चीज़ों में डिटेल अजम्पशन हम मान के चलते हैं। जैसा से एग्जाम्पल के तौर पे आप पानी पूरी खाने गए, अभी तो नहीं जा पा रहे हो बट ठीक है, जब भी गए आप ये मान के चलते हो ना, आखिरी में एक सुक्का पूरी मिलने वाला है, आप खुद मांग लेते। नहीं दिया, अगर उसने नहीं दिया तो आप मांगते हो ना, तो अजम्पशन ये है कि मिलने वाला है, राइट? अजम्पशन तो यही है कि वो आखिरी में एक सुक्का पूरी देने वाला है, तो ये दैट इज अजम्पशन। हम मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि ऐसा होने वाला है, हम मान के चलते हैं कि ऐसा होने वाला है या ऐसा किया है। बट अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो तो यू विल हैव टू डिस्क्लोज, यू विल हैव टू डिस्क्लोज। तो अकाउंट्स में हम 3 चीज पहले से मान के चलते हैं कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, बट अजम्पशन कहीं भी ये नहीं बोलता कि आप इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते, कर सकते हो। अगर आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो, इसके विपरीत जा रहे हो, इसके खिलाफ जा रहे हो, जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू विल हैव टू डिस्क्लोज, यू विल हैव टू डिस्क्लोज। तो व्हाट आर द 3 बेसिक assumption ऑफ अकाउंट्स? दे आर 3 बेसिक assumption ऑफ अकाउंट्स। कैन एनीबडी हेल्प मी विद दैट? कौन से 3 assumptions है अकाउंट्स के, कोई बता पाएगा? आई एम वेटिंग, चैट बॉक्स में लिखो व्हाट आर द 3 assumptions ऑफ अकाउंट। मैंने आपको हिंट भी दे दिया, 3 है। कितने assumptions है? 3। क्या क्या 3 assumptions है बोलो तो? द 3 बेसिक assumption ऑफ अकाउंट। बेटा आप लोग 11वीं 12वीं कॉमर्स से ही पढ़े हो, सारे बच्चे मेरे क्लास में कॉमर्स वाले हैं, तो आई कैन एक्सपेक्ट द आंसर्स, एक को छोड़ के, ठीक है? आई एम वेटिंग, assumption ऑफ अकाउंट्स। आई डोंट नो आपने बिना assumption के क्लास कैसे की 11th की। एक तो बताओ रे, एक तो अभी बताया मैंने, एक तो बताओ, एक बताओ एटलीस्ट एक। हाँ, अक्रूवल, गुड तानिया। एक तो अक्रूवल है ना, एक अभी देखा हमने अक्रूवल, और 2 कौन से हैं? शामली, गुड, बट आप मेरे से पढ़े हो, मैं और से बाकी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मेरे से पढ़े उन्होंने तो जवाब दे दिया, बाकी आपने सुना नहीं है क्या? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इज नॉट अ अजम्पशन, इट इज अ प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल अजम्पशन नहीं है, कल ही पढ़ाया मैंने, बट इट वाज अ कंसेप्ट और प्रिंसिपल बट नॉट एन अजम्पशन। अजम्पशन यानी मान के चल रहे, ड्यूअल एस्पेक्ट के खिलाफ नहीं जा सकते आप, अजम्पशन के खिलाफ भी जाया जा सकता है। जिन्होंने प्राइवेट चैट में लिखा है उनको समझा क्या? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इज नॉट एन अजम्पशन, इट इज अ कंसेप्ट। वो फॉलो करना ही है, नहीं फॉलो करने का ऑप्शन ही नहीं है उसके साथ में। क्लास दीज आर 3 बेसिक assumption: अक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। आई डोंट नो, पढ़ा नहीं आपने? गुड शामली। 3 assumption है: अक्रूवल, गोइंग कंसर्न एंड कंसिस्टेंसी। चलो, अब आपको यही नहीं पता था कि अच्छा ये सुने थे क्या? एक बार चैट बॉक्स में लिखो, हाँ सर सुने, सुने से लग रहे करके। सुना था क्या? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल? यस सर, यस सर। क्या थे वो? सुने थे? हाँ सर सुने थे, सिर्फ सुने थे, समझे नहीं थे, है ना नालायक। ये अजम्पशंस है, बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट। बेटा एक थ्योरी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछ लिया, व्हाट आर द बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट, ये तीनों का डेफिनेशन लिखना है हमारे को उसमें 4 मार्क अंदर। फिर बोलते हैं इंस्टीट्यूट कुछ भी हार्ड पेपर निकालता है, छोड़ के आते चीजें। जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती वहां से वो पेपर सेट करना चालू करते, ये याद रखना। मैं मजाक नहीं करता, एक आध बार मेरे को पेपर सेट करने मिलना चाहिए आपका। मेरे को पता है बच्चे क्या ऑप्शन में छोड़ के आए हुए हैं, सब फेल, ठीक है? अपने बच्चे पास हो जाएंगे, ठीक? यू नेवर नो क्लास हु सेट्स योर पेपर। ध्यान दो, अक्रूवल सिस्टम का मतलब अभी हमने देखा, अक्रूवल सिस्टम का मतलब क्या? ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड आइदर कैश और नॉन कैश। सिंपल, अक्रूवल सिस्टम अभी पढ़ा ना हमने, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड आइदर कैश और नॉन कैश। अजम्पशन का मतलब क्या है? अगर आप बोल नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है कि अक्रूवल सिस्टम आपने फॉलो किया, या हमने अक्रूवल सिस्टम फॉलो करवाया है। अगर आपने बोला नहीं है कि सर हम अक्रूवल नहीं, हम कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, अगर ये बोला नहीं है तो मैं मान के चलूंगा कि यू आर फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम टू कीप योर बुक्स ऑफ अकाउंट।
आपने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, फिर वो चाहे कैश हो या नॉन कैश। सारे जब मैं बोल रहा हूँ मतलब फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल को तो वैसी इज्जत नहीं है। आपने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यू आर फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम। अगर आप कैश सिस्टम फॉलो करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। बट बता दो कि आप कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो, बता दो आप कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो। आपने नहीं बताया तो मैं क्या मान लूंगा कि आपने कौन सा सिस्टम फॉलो किया है, अक्रूवल। कौन सा सिस्टम फॉलो किया है, अक्रूवल। क्लियर है यहाँ तक? अजम्पशन का मीनिंग क्लियर है क्या? अजम्पशन का मतलब समझा है क्या? मान के चलते, अगर हम किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त हम मान के चल रहे हैं कि इसने ये तीन चीजें फॉलो किया है, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। बट ये तीन में से कोई भी फॉलो नहीं करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करे, प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिकेट कर दे कि आप फॉलो नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेट कर दो कि आपने ये सिस्टम या ये अजम्पशन फॉलो नहीं किया है। ठीक है, यहाँ अक्रूवल समझा, अजम्पशन अक्रूवल दोनों अगर समझा तो यस लिख दो, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी के डिस्कशन में मैं बढ़ जाता हूँ आगे। नो डाउट करके एक बार लिख दो, अगर डाउट नहीं है तो एक बार लिख दो ताकि वो यस यस ऊपर चले जाए। नो डाउट एक आ गया, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, अब ध्यान दो, व्हाट इज गोइंग कंसर्न, आई एम वेटिंग, जस्ट ट्राई। सुना है, सुना सुना लगा, आप नहीं बोला। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? ट्राई, ट्राई, जस्ट ट्राई। नाम में ही उसका जवाब छुपा हुआ है, सोच के देखो। गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न मतलब, गोइंग कंसर्न एक जवाब मिला है, बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, बिजनेस विच इज मेकिंग प्रॉफिट इन अ कंसिस्टेंस। भैया मैं गोइंग कंसर्न पूछ रहा हूँ, शायद आप कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हो भूषण। पहले गोइंग कंसर्न पे डिस्कशन कर लेते हैं, वो जब अपन उस पे आएंगे तब भूषण उस पे हम डिस्कशन करेंगे। गोइंग कंसर्न, अज्यूमिंग समथिंग, बेटा वो अजम्पशन का मतलब है। अज्यूमिंग समथिंग इज अजम्पशन का मतलब हो गया ना, मान के चलना इज अजम्पशन। मैं गोइंग कंसर्न का मतलब पूछ रहा हूँ। बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड, एक जवाब मिला, हाँ ये मेरा स्टूडेंट है, बराबर है, मेरा ही डेफिनेशन चिपका दिया है इसने, गुड, याद है, अच्छी बात है ताहिर। देखो सुनो, जो जवाब दिया आपने ऑलमोस्ट सभी एक ही लाइन पे। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। 2 मिनट में पहले पीरियड पे डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर इस डेफिनेशन पे आऊँगा। मैंने यहाँ पे पीरियड आफ्टर पीरियड लिखा है, ईयर आफ्टर ईयर नहीं लिखा है। मैंने यहाँ डेफिनेशन में अगर आप देखोगे तो वर्ड यूज़ किया है पीरियड आफ्टर पीरियड। कई स्टूडेंट्स यहाँ ईयर आफ्टर ईयर लिखते हैं, डोंट यूज दैट टर्म। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड? सबसे पहले पीरियड का मतलब क्या होता है? कैन एनीबडी हेल्प मी विद दैट? व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड? पीरियड का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? पीरियड मतलब, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है रादर? पीरियड की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, कोई बताएगा? अकाउंटिंग पीरियड, यस। फाइनेंशियल ईयर लिखा है एक स्टूडेंट ने, फाइनेंशियल ईयर। दूसरा स्टूडेंट का जवाब भी फाइनेंशियल ईयर। यस, और कोई जवाब ट्राई करना चाहेगा? पीरियड का मतलब क्या होता है? अरे जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर बोला है वो यही बोलना चाह रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च? यस, और दो ही जनों ने जवाब दिया, बाकियों को पीरियड का मतलब। चलो आ जाओ, कॉपी के लास्ट पेज पे आ जाओ, जहां हम अकाउंटिंग अजम्पशंस कंसेप्ट्स लिख रहे हैं। लास्ट पेज पे हमने लिखा था ना कल, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। वहां पर एक कंसेप्ट लिख लो, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, या इसका दूसरा नाम है पीरियडिसिटी कंसेप्ट। इसी का दूसरा नाम क्या है? पीरियडिसिटी कंसेप्ट। टाइम, रेंज ऑफ टाइम, टाइम ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम दैट कवर्स अकाउंटिंग फंक्शंस। देखो आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले तो अकाउंट्स में पीरियड कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया हुआ है कि वो 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च को खत्म होगा। लिखना नहीं है कुछ, सब ध्यान दो। इन अकाउंट्स पीरियड कितना ये डिफाइन नहीं है। अकाउंटिंग आप 1 साल की करना चाहो कर सकते हो, 2 महीने की करना चाहो कर सकते हो, 4 महीने की करना चाहो कर सकते हो, 2 घंटे की करना चाहो कर सकते हो, 20 साल की एक साथ करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स ने कहीं भी नहीं रोका है। अकाउंटिंग पीरियड सिर्फ इतना बोलता है, पीरियड इज एनीथिंग स्टार्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड एंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट।
एक समय है जो एक समय एक पॉइंट से शुरू होगा और एक पॉइंट पे खत्म होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियड इन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर में पीरियड कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि 1 अप्रैल को चालू होकर 31 मार्च को ही खत्म होगा। ना 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 ना, अकाउंटिंग तो ग्लोबली सेम है, वहां कहीं भी पीरियड डिफाइन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पीरियड लिख लो, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, पीरियडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? पीरियड इज एनीथिंग, लिखो पीरियड, लिखो लास्ट पेज पे, पीरियड इज एनी ड्यूरेशन, period is any duration starting on a particular point, starting on a particular point, starting on a particular point and ending on a particular point. Period is a duration starting on a particular point and ending on a particular point. तो सर हमारे दिल में एक सवाल है, अकाउंटिंग हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च क्यों करते हैं? वाई द अकाउंटिंग इज डन फॉर 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली फिनेंशियल ईयर का डेफिनेशन नहीं क्या टैक्स में डिफाइन है। इनकम टैक्स में यू हैव टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भर के देना पड़ता है कि आपने कितना टैक्स, कितना इनकम इस साल जनरेट किया है, उस हिसाब से इतना इतना टैक्स बनता है वगैरह। ये सब आप इंटर में जब आओगे तब पढ़ोगे, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा, ईयर का डेफिनेशन वहां साफ साफ मेंशन है। ईयर इज अ पीरियड या ईयर इज अ ड्यूरेशन स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च। ये अकाउंट्स में डिफाइन है कि इनकम टैक्स में डिफाइन किया है उन्होंने? इसको डिफाइन कहां पे किया हुआ है? अकाउंट्स में डिफाइन किया है कि इनकम टैक्स में डिफाइन किया है? इनकम टैक्स में। अकाउंट में डिफाइन किया नहीं, अकाउंट में 2 महीने का भी चलता, स्टेटमेंट 12 महीने का ही रहे और 1 अप्रैल से चालू ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अकाउंट्स में आप 2-2 महीने के स्टेटमेंट भी बना सकते हो, 2-2 महीने के स्टेटमेंट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट पीरियड इनकम टैक्स में स्पेसिफाई किया हुआ है कि 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च पे खत्म होना चाहिए। इसीलिए अब देखो होगा क्या, अगर अकाउंट्स में मैं पीरियड 2 महीने ले लूँ, अगर अकाउंट्स में मैं पीरियड 2 महीने ले लूँ, तो साल भर में मेरे को कितने स्टेटमेंट्स बनाने पड़ जाएंगे? दो ऐसे करूंगा तो 6 स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, 2-2 महीने के 6 स्टेटमेंट। और इनकम टैक्स 12 महीने का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का मांगने ही वाला है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का वो मांगेगा ही, तो उसके लिए भी एक स्टेटमेंट अलग बनाना पड़ेगा। तो मेरे को टोटल कितने स्टेटमेंट बनाने पड़ जाएंगे? 7। कितने स्टेटमेंट बनाने पड़ जाएंगे? 7। और आपको क्या लगता है एक स्टेटमेंट बनाना इतना आसान नहीं होता? स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब उस चैप्टर पे आएंगे, तो स्टेटमेंट बनाना इतना आसान नहीं होता। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स, मेहनत लग जाती है उसको। एक एक स्टेटमेंट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, जैसा एक बड़ा तो छोड़ दो, एक छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, किराने की दुकान की बात करूँ तो 4 से 5 दिन लग जाता है वो स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट होकर फाइनलाइज होने को। साल भर में अगर मैं 7 स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर 5-5 दिन भी पकड़ूंगा तो 35 दिन, 1 महीना तो एक क्लाइंट के पीछे खराब हो जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का वो स्टेटमेंट बनाने के लिए। साल भर में 12 से ज़्यादा वो क्लाइंट हैंडल ही नहीं कर पाएगा। प्लस एज वेल एज अगर वो अपना समय लगा रहा है तो क्लाइंट का चार्जेस बढ़ेगा अननेसेसरी। उसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें बढ़ जाती है, महंगी हो जाती है और उसका कोई फायदा नहीं है। साल भर के स्टेटमेंट चलते हैं, अकाउंट्स में वैसे भी पीरियड कहीं भी डिफाइन नहीं है, साल भर चलता। तो हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में पीरियड डिफाइन नहीं है, इनकम टैक्स में पीरियड डिफाइन है, तो इनकम टैक्स का पीरियड हमने अकाउंट्स में उठा लिया, यूज करना चालू किया। तो हमने स्टेटमेंट बनाने चालू की 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। बट इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि अकाउंट्स में पीरियड आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ही रहेगा, वो कुछ भी रह सकता है। फॉर आर कन्वीनियंस पर्पस, ताकि हमको अलग अलग बहुत सारे स्टेटमेंट बनाने नहीं पड़े, तो जैसा यहाँ पीरियड डिफाइन नहीं था तो हम बार बार स्टेटमेंट या 1 अप्रैल का ले लेते, क्योंकि इनकम टैक्स में पीरियड डिफाइन है। अगर इनकम टैक्स अपना लॉ चेंज कर देता है और वो बोलता है 1 अप्रैल नहीं चाहिए, अब मेरे को चाहिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो हम भी हमारे अकाउंटिंग कब से करना चालू करेंगे? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। जैसा अभी आप देख रहे हो, कोरोना के रहते रिपोर्टिंग पीरियड कई बैंक्स के आगे बढ़ा दिए गए। 31 मार्च को बैंक्स की अकाउंटिंग खत्म हो जानी चाहिए थी, स्टेटमेंट बन जाने चाहिए थे, बट कोरोना होने की वजह से उन लोगों ने उसको स्टेटमेंट्स का डेट, रिपोर्टिंग का डेट एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया। तो अब उनके स्टेटमेंट जो बनने वाले वो कब से बनेंगे पता है? 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 जून 2020। अब ये 12 महीने का स्टेटमेंट नहीं बना रहे, वो कितने महीने का स्टेटमेंट बना रहे? 15 महीने का, क्योंकि डेफिनेशन इनकम टैक्स में चेंज कर दी या उनको रिलीफ दे दिया उतना, 3 महीने एक बाद बना लो। तो अब क्या 12 महीने का ही स्टेटमेंट बन रहा है कि वहां 15 महीने का बन रहा है? तो जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर ही पीरियड रहे, जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर ही पीरियड रहे। क्लियर है क्या यहाँ तक? पीरियड का मतलब समझा क्या? पीरियड इज अ ड्यूरेशन स्टार्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड एंडिंग ऑन पर्टिकुलर पॉइंट। ये अकाउंट्स में डिफाइन नहीं है, ये कहाँ डिफाइन किया हुआ है? आपके इनकम टैक्स। तो फॉर आर कन्वीनियंस पर्पस इनकम टैक्स का ही पीरियड हम यहाँ ले लेते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च हम ले, जरूरी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये गोइंग कंसर्न के डेफिनेशन पे आ जाते हैं। गोइंग कंसर्न में क्या लिखा हुआ है? बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड, बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। पीरियड आफ्टर पीरियड का मतलब, पीरियड का मतलब समझा है? हम बिजनेस हमारा सालों साल, अब सालों साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यस, हमने हमारा पीरियड एक साल का ले लिया, मान लो एक साल का अगर ले लिया, हम हमारा बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे पीरियड आफ्टर पीरियड। मतलब क्या है? एग्जांपल के तौर पे देखो, सिंपल ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑब्जर्व किया है क्या? हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जाओ, जैसा मैंने बोला पीरियड डिफाइन नहीं है, अगर मैं हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जाऊँ तो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से साल कब खत्म होता है? हिंदी कैलेंडर के हिसाब से साल कब खत्म होता है? दिवाली को। दिवाली की रात को साल खत्म होता है और अगला साल शुरू होता है। मैं फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू कैलेंडर फॉलो कर रहा हूँ। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब अगर मैं हिंदू कैलेंडर फॉलो कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कई जगह, कई बार हमारे दिवाली के टाइम पे हमारे को जब लक्ष्मी पूजन करते हैं तो पापा वहाँ किताबें रखते, किताबों पे टीका लगा हुआ रहता, पत्ता लगा के स्वास्तिक बना के उसकी पूजा करते। वो क्यों की जाती है? कभी आपने पूछ के देखा क्या? वो क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे रिचुअल्स में है कि पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट जो बिजनेस फैमिली से, बिजनेसमैन फैमिली से, दे डू दिस, क्योंकि पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते और नए बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन होते, पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते और नए बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन होते, मतलब पिछला साल खत्म, बुक्स बंद, नए बुक्स, नया साल, नए बुक्स। तो कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या कि दिवाली की रात को आप घर पे सोए तो अगले दिन फुटपाथ पे उठते? ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? अनलेस एंड अनटिल, ऐसा नहीं है ना, बराबर है। दिवाली की रात को घर पे सोए तो घर पे ही उठते ना। दिस इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन दैट बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। जो बिल्डिंग, जैसे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज की, जिस घर में आप रहते हो घर ऐसा फोल्ड होके बुक्स में चला जाता क्या? बुक्स में चला जाता क्या? घर तो वहीं रहता ना। जो एसेट, जो प्रॉपर्टी वहीं है, वो कंटिन्यू होती ना अगले साल भी। अरे सिंपल एग्जांपल, दिवाली के पहले आपने, आपसे मैंने 1 लाख रुपए लिए, दिवाली के पहले मैंने आपसे 1 लाख रुपए पे लिए, दिवाली के अगले दिन आप आए, बोले सर हमारे पैसे वापस करो, मैं बोल सकता हूँ क्या रात गई बात गई? I cannot say that. I cannot say that. Because going concern assumption is there that business will continue period after period. A simple example, आपने जब हमारे साथ पहले दिन क्लास ज्वाइन किया, आपने फीस पे कर दी एडवांस में, पहले दिन ही आपने पूरी फीस पे कर दी। आपने ये सोचा क्या एकेडमी बंद हो गई तो मेरे पैसे लेके भाग गए? तो आपने ये माना क्या? आपको दिख रहा है एकेडमी वहीं है, टीचर्स वहीं है, इतने समय से है, आप मान के चल रहे हो कि ये और आने वाले 6 महीने जब तक कि हमारा बैच का ड्यूरेशन है ये वहीं रहने वाले हैं। आपने ये मान के चला ना कि ये देयर बिजनेस विल गोइंग टू कंटिन्यू फॉर 6 मंथ एटलीस्ट, जो आपका बैच का ड्यूरेशन रहने वाला है उतना पीरियड के लिए एकेडमी कंटिन्यू करने वाला है। आपने क्या मान के चला? क्या अजम्पशन फॉलो किया आपने? गोइंग कंसर्न। आपने कौन सा अजम्पशन फॉलो किया? गोइंग कंसर्न दैट द पीरियड विल कंटिन्यू, sorry, the business will continue period after period, that business will continue period after period. बट अगर मान लो हम अगर एकेडमी दिसंबर में बंद करने वाले हैं, एग्जाम्पल है, बंद नहीं हो रही, अगर हम मान लो हम एकेडमी दिसंबर में बंद करने वाले हैं तो हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा दैट एकेडमी विल गोइंग टू शट ऑन दिसंबर, हम हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू करने वाले हैं दिसंबर से, दैट वील हैव टू डिस्क्लोज इट, विल हैव। देखो गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब ये नहीं है धंधा चालू कि आप तो बंद ही नहीं कर सकते। गोइंग कंसर्न कर सकते हो, कर सकते हो, इफ यू वांट टू क्लोज योर बिजनेस कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बंद करने वाले हो तो कम्युनिकेट कर दो कि योर बिजनेस विल गोइंग टू डिसकंटिन्यू फ्रॉम दिस डेट, तो दैट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दैट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अगर आप बोल नहीं रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका बिजनेस सालों साल चलने वाला है, आपका बिजनेस अगले साल भी वहीं रहने वाला है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब समझा है क्या? बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज एक बार नो डाउट लिख दो ताकि हम आगे बढ़ सके। पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड में डाउट है तो पूछ लो, गोइंग कंसर्न में डाउट है तो पूछ लो। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? दिवाली की रात को घर पे सोए तो फुटपाथ पे नहीं उठते, यानी बेसिकली बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। जो पुरानी उधारी है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होंगी, जो एसेट्स है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होंगे, सेम लाइबिलिटीज भी अगले साल कैरी फॉरवर्ड होंगी। ठीक है, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी कंसिस्टेंसी। कैन एनीबडी हेल्प मी विद व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? ओह सॉरी सॉरी, आपने नहीं देखा, ठीक है, ये नहीं देखा आपने, ठीक है, नहीं देखा कंसिस्टेंसी, आपने नहीं देखा क्या लिखा था, ठीक है, एक्टिंग करो नहीं देखा करके, बताओ आपके जवाब दो, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? थिंग्स विच आर डन रेगुलरली, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स टू बी फॉलो। ये मेरे स्टूडेंट है, रुक जाओ बेटा, आप लोग रुक जाओ 2 मिनट। हैविंग द सेम स्टैंडर्ड ओपिनियन, ओके,
हैविंग द सेम स्टैंडर्ड्स एंड ओपिनियन, ठीक है चलो आ जाओ, सिंपल है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड पीरियड आफ्टर पीरियड। जो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हो, ये सेम पॉलिसी प्रिंसिपल्स आप पीरियड आफ्टर पीरियड फॉलो करते रहो, दैट इज कंसिस्टेंसी, दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप चेंज करते हो कोई मेथोडोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं, चेंज करो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, बट यू विल हैव टू डिस्क्लोज, यू विल हैव टू डिस्क्लोज। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तक ये चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है, डेप्रिसिएशन नाम का एक चैप्टर है, बट आपने 11th में पढ़ा होगा शायद इसको। इसमें दो मेथड थी, आपने दो मेथड्स पढ़ी थी, एक मेथड पढ़ी थी एसएलएम, एक मेथड पढ़ी थी डब्ल्यूडीवी, ठीक है। मान लो फर्स्ट ईयर है, आपके बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, आप एसएलएम फॉलो कर रहे हो, सेकेंड ईयर है आप एसएलएम फॉलो कर रहे हो, थर्ड ईयर है आप एसएलएम फॉलो कर रहे हो। आपको नहीं लगता कंसिस्टेंटली हम एक मेथड फॉलो कर रहे हैं? सर ये एसएलएम क्या है? जब हम डेप्रिसिएशन चैप्टर में आएंगे मेथड डिटेल में पढ़ लेंगे। इट इज़ वन ऑफ द नेम ऑफ अ मेथड। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो की, अगले साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो की, अगले साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम मेथड फॉलो की। अब हमने फोर्थ ईयर में आके डब्ल्यूडीवी फॉलो की, फोर्थ ईयर में आके हमने एसएलएम मेथड फॉलो की कि डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो कर दी? डब्ल्यूडीवी फॉलो कर दी। वी हैव चेंज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। तो अब यहाँ कंसिस्टेंसी है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई? एसएलएम 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 डब्ल्यूडीवी, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, बट ओनली यू विल हैव टू डिस्क्लोज। इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने मेथड चेंज किया है। हम अब तक हमको लिखना पड़ेगा, एक नोट रहता है, फुट नोट में नीचे लिखा रहता है, नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं जिसको, वहाँ लिखा रहता है टिल प्रीवियस ईयर वी यूज टू फॉलो एसएलएम मेथड, बट फ्रॉम दिस ईयर वी आर गोइंग टू फॉलो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसकी वजह से ये चेंजेस हुए और ये इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पड़ा है। ये डिटेल में हमको रिपोर्ट करना पड़ता है, ये डिटेल में हमको वहाँ रिपोर्ट में लिखना पड़ता है, चेंज इन मेथड का, एसएलएम डिस्क्लोज। अगले साल फिफ्थ ईयर में जरा सोच के देखो, अब जरा ध्यान देना, फिफ्थ ईयर में अब मैंने क्या किया? आई हैव फॉलो डब्ल्यूडीवी। यहाँ डिस्क्लोजर की जरूरत है क्या? यहाँ डिस्क्लोजर की जरूरत है क्या? राइट यस और नो कमेंट में लिखो, डिस्क्लोजर की जरूरत है क्या फिफ्थ ईयर में? नो 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 नो, बराबर है। यहाँ डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं, क्योंकि अब डब्ल्यूडीवी फॉलो करने लग गए, एक बार डिस्क्लोज कर दिया, कंसिस्टेंसी मेंटेन है। प्रीवियस ईयर में डब्ल्यूडीवी थी, अभी भी डब्ल्यूडीवी है। सिक्स्थ ईयर में आने के बाद आपने एसएलएम फॉलो करना चालू कर दिया, अब डिस्क्लोज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी रही कि ब्रेक हो गई? ब्रेक हो गई, यहाँ पे यू विल हैव टू डिस्क्लोज। फिफ्थ ईयर में आप डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे थे, सिक्स्थ में एसएलएम फॉलो करने लगे, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेवेंथ ईयर में अब आपने वापस डब्ल्यूडीवी फॉलो कर दी, यहाँ भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एट्थ ईयर में आपको और मची, आपने एसएलएम फॉलो कर दी, यहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या? नहीं ना सर, देखो ना कंसिस्टेंसी है। कैसे है? डब्ल्यूडीवी एसएलएम, देखो ना सर कंसिस्टेंसी, डब्ल्यूडीवी एसएलएम डब्ल्यूडीवी एसएलएम, अगले साल डब्ल्यूडीवी फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंसिस्टेंसी की हर साल हम मेथड चेंज करें ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। वी चेक द कंसिस्टेंसी विद द प्रीवियस ईयर, यहाँ भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी हम पिछले साल से चेक करते हैं कि पिछले साल आपने क्या किया था। अगर आपने पिछले साल जो किया था वही इस साल कर रहे हो, तो हम मानते हैं कि यू आर फॉलोइंग कंसिस्टेंसी। बट अगर आपने पिछले साल जो किया था वो इस साल नहीं करते हो, तो डिस्क्लोज कर दो, दैट इज कंसिस्टेंसी। सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड पीरियड आफ्टर पीरियड। अगर नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने मेथड चेंज करनी है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी रोका नहीं है। बट अगर आप मेथड चेंज करते हो तो यूल हैव टू डिस्क्लोज, अगर आप मेथड चेंज करते हो तो यूल हैव टू डिस्क्लोज। और वो डिस्क्लोज कहाँ करना पड़ेगा हमको? नोट्स टू अकाउंट में। वो डिस्क्लोज कहाँ करना पड़ेगा हमको? नोट्स टू अकाउंट में। अगर ये समझा है तो एक बार बोल दो, नहीं समझा आवाज करो। कंसिस्टेंसी का मतलब अगर समझा है तो ये ठीक, नहीं तो एक बार डाउट पूछ लो। एनी डाउट्स? नो डाउट? नो डाउट नहीं है तो एक बार नो डाउट लिख दो, या नो नो लिख दो एक बार, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। नो 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 डाउट, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ठीक है। अजम्पशन का मतलब समझा? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट हो रहा है, बट कोई बात नहीं बेटा, थियरी पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, और 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम ये डेफिनेशंस लिख के आनी है, बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स के 3 डेफिनेशंस है, 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। अक्रूवल सिस्टम, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। मेरे को बताओ कहीं भी ये बेसिक अजम्पशन हमको रोकता है क्या? यही करो, क्या हम इसके अगेंस्ट जा सकते हैं क्या?
जा सकते हो। मत करो, मेरे को अक्रूवल सिस्टम फॉलो नहीं करना है, मैं कैश सिस्टम फॉलो करना चाहता हूँ, कर कर तू कैश सिस्टम फॉलो कर, बट बताते जाके तू अक्रूवल सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, तू कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है। तो वो कहाँ बताया जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बता बता बता, मतलब कहाँ बताया जाता है। दिस इज शोन इन नोट्स टू अकाउंट। तो एक नोट लिख लेंगे हम इसके नीचे, assumption don't restrict us to follow only them। कहीं पर भी ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आंख बंद करके यही फॉलो करो। if any assumption are not followed, then we only have to disclose such change in notes to account। अगर हम कहीं भी कोई assumption follow नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो फॉलो। अगर आप कोई assumption फॉलो नहीं कर रहे हो तो जस्ट डिस्क्लोज दैट कि आपने ये assumption फॉलो नहीं किया है। कहाँ डिस्क्लोज कर दो, नोट्स टू अकाउंट्स में। कहाँ डिस्क्लोज कर दो उसको, नोट्स टू अकाउंट। और नोट्स टू अकाउंट बनाए जाते हैं, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है तो पर बनाई जाती है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, उसके नीचे बनाया जाता है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के नीचे बनाया जाता है नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट के नीचे क्या बनाया जाता है, नोट्स टू अकाउंट। आने वाले क्लासेस में एक आधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं आपको ओपन करके ही दिखा दूंगा क्लास में, जब हमारा फाइनल अकाउंट हो जाएगा उसके बाद, कि देखो ऐसा बैलेंस शीट बनता है, ऐसा इनकम स्टेटमेंट बनता है, नहीं इनकम स्टेटमेंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, उसके नीचे ऐसे नोट्स टू अकाउंट। ये बाद में बताऊंगा मैं, अभी नहीं, पहले थोड़ा सा हम इसके ऊपर में कमांड ला लेते, फिर हम उसको एक बार एक सेशन रख ही लेंगे उसके डिस्कशन का। तो दीज आर थ्री बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स। ऐसे चार यानी तीन डेफिनेशन और ऐसा नोट एग्जाम में लिख के आओगे तब आपको 4 में से 4 मार्क मिलने के चांसेस है। ज़रूरी नहीं है आप वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन ऐसा लिखो, सीए में ऐसा नहीं है कि आप रट्टू तोता बनाए। अगर आपको समझा है, आप उसको कम्युनिकेट कर पाते वैल्यूअर को ढंग से, तो अकाउंट्स की थ्योरी पे तो नंबर मिल जाते हैं। लॉ की बात अलग है, अकाउंट्स में अगर आप उसको ढंग से कम्युनिकेट कर पाओगे कि हाँ मेरे कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। थ्योरी पे नंबर अकाउंट्स में अच्छे मिल जाते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल में थोड़े वीक हो तो। मैं एडवाइस ये करता हूँ कि ऑलवेज सॉल्व प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल में 100% श्योर रहता है कि आप सही हो या गलत हो। थियरी में एक आध कीवर्ड हम छोड़ देते कई बार। अगर आपने गलती से बिजनेस विल कंटिन्यू ईयर आफ्टर ईयर लिख दिया और मैं पेपर चेक करूँ और आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, मैं काट के 0 मार्क दे दूंगा, क्योंकि अकाउंट्स में कहीं पर भी ईयर ये डिफाइन किया हुआ नहीं है। अकाउंट्स में पीरियड डिफाइन किया हुआ है, ईयर वर्ड यूज़ नहीं करना। और फाइनेंशियल ईयर लिए ना तो मैं तो मार्क माइनस में दूंगा आपको। फाइनेंशियल ईयर अकाउंट्स का डेफिनेशन नहीं है, वो काय का कहाँ से उठा लिया हमने उसको, इनकम टैक्स से। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? आई होप ये समझा है। अगर नहीं समझा है तो कोई डाउट पूछ लो, अदरवाइज ये चार्ट एक कॉपी के अंदर में पटाख से बना लो। डाउट है तो पूछ लो। एनीवन डाउट्स? लिख के हो जाए तो एक बार चैट में डन लिख दे ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलो सभी का हो गया लिख के। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे आज का क्लास यहाँ ख़त्म करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर विल
डन फॉर द डे। क्या क्या बतेगा आज हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक सबसे पहले पढ़ा कैश सिस्टम, अक्रूवल सिस्टम। कैश सिस्टम का मतलब क्या, अक्रूवल सिस्टम का मतलब क्या है, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड आइदर कैश और नॉन कैश, और कैश सिस्टम में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। तो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ देखा था डिफरेंस कि भाई दोनों की वजह से पोजीशन किस तरीके से बनती थी। दोनों में अच्छा अजम्पशन कौन सा था, अक्रूवल, क्योंकि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती थी, कैश में नहीं मिलती थी। तो इसलिए हमने अक्रूवल को बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स माना है। एंड देयर आर 3 बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स, 3 बेसिक अजम्पशंस है। कौन से 3 बेसिक अजम्पशंस थे, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न एंड कंसिस्टेंसी। 3 बेसिक अजम्पशंस में है अक्रूवल, गोइंग कंसर्न एंड कंसिस्टेंसी। अक्रूवल का मतलब अभी देखा, वापस ध्यान से सुनो, अक्रूवल का मतलब क्या है, ऑल द ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड आइदर कैश और नॉन कैश, सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने चाहिए। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या, बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। एग्जांपल लिया था, दिवाली की रात को घर पे सोए तो फुटपाथ पे नहीं उठते, रात गई बात गई, नहीं ऐसा नहीं है। इस साल की उधारी अगले साल कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, मिलनी लेनी भी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल, क्या बोला मैंने, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल टू बी फॉलोड पीरियड आफ्टर पीरियड। जो आप पिछले साल कर रहे थे वही इस साल करो, आप चेंज करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप चेंजेस करते हो तो यू विल हैव टू डिस्क्लोज। कहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट में। आप तीनों में से कोई भी अजम्पशन अगर नहीं फॉलो कर रहे हो, तीनों मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। कैश फॉलो करो, अगले साल धंधा भी बंद कर दो, रोज हर साल मेथड चेंज करो, चलता, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। अगर आप चेंजेस कर रहे हो, आप फॉलो नहीं कर रहे हो, अक्रूवल सिस्टम, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, तीनों में से कोई भी अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो you'll have to disclose that कि आप ये मेथड फॉलो या अजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हो। कहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में। कहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट में। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? आई होप समझा है सभी को। जिनको डाउट है वो रुकेंगे, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इफ एनी ऑफ यू हैव डाउट जस्ट वेट, मैं आपके डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। अदरवाइज सी यू टुमारो, गुड डे, थैंक यू।